बैलेंस शीट रन की है। तो कल हमने पढ़ ली थी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कल का टॉपिक कौन सा था अपना? बैलेंस शीट था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम था? हाँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम था सर। ठीक है, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम था सर कल का टॉपिक। चलो आगे वाली बात सुनो। दानियल, पानी की बोतल रखी उधर आवा जरा, वो ऑफिस में होगा। चल बेटा बात सुन अभी तू। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ लिया हमने। अब जरा इस कंसेप्ट को सुन, इस कंसेप्ट को सुन तू। अगर मैंने आपको बोला यह है ग्लाइकोलिसिस, उसमें बता कितने एटीपी मिले थे डायरेक्टली? 2। कितने NADH2? कितने NADH2? 2। बराबर है। उसके हिसाब से मुझे पूरे एटीपी बता, टोटल एटीपी कितने बने टोटल ग्लाइकोलिसिस में? टोटल एटीपी तो डायरेक्ट एटीपी 2 है, NADH2 2 है, NADH2 2 है, इसका मीनिंग जानता है तू? इसके दो NADH है मतलब कितने एटीपी? अरे 2 NADH मतलब कितने एटीपी? तो टोटल कितने एटीपी? 8 एटीपी टोटल। ये केस काय की है? ग्लाइकोलिसिस का। लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन, इसमें सर एटीपी मिला था क्या? नहीं, लेकिन क्या मिला था? NADH2। कितने मिले थे? 2। इसका मतलब कितने एटीपी? इसका मतलब है लिंक रिएक्शन की कितने एटीपी? 6 एटीपी। पता है ना कैसे आए? तो कैसे आए पता है ना? हाँ, 2 NADH2 मतलब मेरा कितना एटीपी? 6 एटीपी। क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल बता, डायरेक्ट एटीपी 2। मैं 2 साइकिल की बात कर रहा हूँ, क्रेब में 2 साइकिल की बात कर रहा हूँ। NADH2, FADH2, तो अकेले क्रेब साइकिल में कितने एटीपी? ये 2 एटीपी डायरेक्ट, ये 6 NADH2 है मतलब 6 NADH2 है मतलब कितने एटीपी? हाँ भाई 6 NADH2 है मतलब कितने एटीपी? 18 होंगे ना। कितने एटीपी? कितने FADH2 में कितने एटीपी? हाँ 4 एटीपी। बराबर क्या? 2 FADH2 मतलब कितने एटीपी? 4, और ये 18, और ये डायरेक्ट एटीपी कितने? 2। डायरेक्ट कितने एटीपी? 2। मतलब अकेले क्रेब साइकिल में कितने एटीपी? हाँ 24 एटीपी। ये लिख के दिया था क्या मैंने? नहीं नहीं, ये क्रेब साइकिल वाला। अकेले क्रेब साइकिल में कितने एटीपी? तो अकेले क्रेब साइकिल में 24 एटीपी। अकेले लिंक रिएक्शन में 6 एटीपी। अकेले ग्लाइकोलिसिस में 8 एटीपी। कुल मिला के में कितने एटीपी? कितने एटीपी कुल मिला के? हाँ 38।
हो गया बेटा, सिंपल है, लिखना हो गया। तुम्हारे ये चैप्टर पे एमसीक्यू हो गया था ना? हाँ, हो गया ये। चलो नेक्स्ट, अब लास्ट टॉपिक जो है, 2 टॉपिक बचे अपने, हमारे 2 टॉपिक बाकी है। ये डायग्राम हमने कल पढ़ लिया था, ये डायग्राम पढ़ लेना एक बार। ये कहाँ गया? चलो हेडलाइन लिखो, एम्फीबोलिक पाथवे है क्या एनसीईआरटी में? है क्या एम्फीबोलिक पाथवे? है ना? हाँ। टॉपिक का नाम है सर एम्फीबोलिक पाथवे। टॉपिक का नाम है सर एम्फीबोलिक पाथवे। टॉपिक का नाम है एम्फीबोलिक पाथवे। सुन, ये कंसेप्ट ऐसा है, इसका सेकंड नाम है रेस्पिरेटरी पाथवे। इसका सेकंड नाम है रेस्पिरेटरी पाथवे, टिक कर लिख ले, इसका सेकंड नाम है रेस्पिरेटरी पाथवे। रेस्पिरेटरी पाथवे ये ऐसा पाथवे है जिसके अंदर 2 रिएक्शन होंगी, जिसके अंदर होगा मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक का मतलब है बेटा एडिशन प्लस सब्सट्रैक्शन। कुछ चीजें बनेंगी, दैट इज एनाबॉलिक, कुछ चीजें टूटेंगी, दैट इज कैटाबॉलिक। कुछ प्रोडक्ट बनेंगे एनाबॉलिक, कुछ टूटेंगे कैटाबॉलिक। तो रेस्पिरेटरी पाथवे मतलब एम्फीबोलिक पाथवे, कुछ चीजें बनेगी कुछ टूटेगी। एग्जाम हो गई तुम्हारी कब? कल? मॉर्निंग हो गया लिखना। इसका मीनिंग वही है, कुछ चीजें बनेगी कुछ टूटेगी, दैट इज एम्फीबोलिक पाथवे। लिखना हो गया तुम्हारा? चल ध्यान दे इधर, जैसे एक चौक है, इस चौक में रास्ता इधर से भी आता है, इधर से भी आता है, इधर से भी आता है, इधर से भी आता है। सिर्फ रास्ता आता नहीं है, रास्ता जाता भी है, बाय डायरेक्शनल है। जैसे राजकमल स्क्वायर, हर तरह से रास्ता आता है, सिर्फ आते नहीं है, वहां से जाते भी हैं। चीजें बन भी रही है टूट भी रही है, बन भी रही है टूट भी रही है, लोग सिर्फ आ नहीं रहे जा भी रहे हैं। समझ रहे बातों को? तो कहीं से भी आ, स्क्वायर में आना पड़ेगा, राजकमल स्क्वायर में, ऐसा।
ऐसा ही कंसेप्ट अपना क्रेब साइकिल का है। काय का है बेटा? क्रेब साइकिल। कुछ भी कर ले क्रेब साइकिल में आना ही पड़ेगा, कुछ भी कर ले क्रेब साइकिल में आना ही पड़ेगा। मतलब सर, मतलब ये कि तू शुगर को ब्रेक कर, कि तू प्रोटीन को ब्रेक कर, कि तू फैट को ब्रेक कर, तो किसी को भी ब्रेक कर, इन तीनों को अल्टीमेटली कहाँ आना है? क्रेब साइकिल में आना है। मतलब कुछ भी टूटेगा, प्रोटीन, शुगर, फैट, ये तीनों टूट के आखिर में कहाँ आएंगे? दैट इज एम्फिबोलिक पाथवे। और क्रेब साइकिल ऐसी चीज है जो CO2 H2O बनाती है, लेकिन उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बनाती है। जैसे एग्जांपल, क्रेब साइकिल से एक चीज बनती है जिसका नाम है प्यूरिन। नाम सुना तूने? प्यूरिन डीएनए में आता। प्यूरिन पायरिमिडिन नाम सुना तूने? प्यूरिन, एडेनिन, गोनाइन नाम सुना है ना? वो कहाँ से बना? क्रेब साइकिल से। कुछ अमाइनो एसिड है, कुछ अमाइनो एसिड है जो क्रेब साइकिल से बनते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि चीजें सिर्फ टूट रही है, चीजें सिर्फ टूट नहीं रही, कुछ बन भी रही है। चीजें सिर्फ टूट नहीं, प्रोटीन सिर्फ टूट नहीं रहा है, बन भी रहा है, अमाइनो एसिड बन भी रहा है इधर। मतलब यहाँ पे चीजों का टूटना प्लस बनना दोनों हो रहा है। दैट्स कॉल्ड एज एम्फीबोलिक पाथवे। तुझे वर्ड पता है एम्फी मतलब क्या होता है? एम्फी माने बोथ। व्हाट इज एम्फी? एम्फी का मतलब है बोथ। बायो में एम्फी को बोलते हैं बोथ। एम्फी का मतलब बोथ। ठीक है, चल अब ध्यान से सुन कैसे कंसेप्ट अरेंज किया उन्होंने। उन्होंने बोला कि सर यहाँ पे था ग्लूकोज, हाँ सर वो टूट गया, जिससे मिले, एनसीईआरटी में डायग्राम है ना उसकी एक, है ना? ग्लूकोज टूट गया, जिससे मिले, मैं सिंपल डायग्राम बना रहा हूँ, देख ले। एक मिलेगा सर PgAl, एक मिलेगा सर DHAP, फिर PgAl कंटिन्यू हुआ सर, उससे मिलेगा पायरुविक एसिड, फिर पायरुविक एसिड से मिलेगा सर एसिटिल कोए। क्या मिलेगा? और ये वाले भाई साहब कहाँ पे एंट्री करेंगे? क्रेब साइकिल। ये था सिंपल सिंपल रास्ता ग्लूकोज का। था ना ये रास्ता? कुछ नाम सब फैमिलियर है, नाम सुना है सब ये। अब होता क्या है सर, कभी कभी अगर प्रोटीन टूटता है बेटा, अगर कभी प्रोटीन टूटता है ना, तो प्रोटीन टूटने के बाद बनता है अमाइनो एसिड। क्या बनता है? ये अमाइनो एसिड एक तो यहाँ पे एंट्री करेगा, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा। तो सिंपल है, देख, प्रोटीन टूटा, कौन बना? उसने कहाँ एंट्री कर ली? तो आया ना रास्ते पे। और पायरुविक एसिड रास्ता कहाँ जा रहा? या फिर अगर अमीनो एसिड खुद को कन्वर्ट करता है काय में, तो भी वो कहाँ पे आ रहा? तो प्रोटीन को आखिरकार कहाँ आना है? क्रेब साइकिल में। समझ में आया क्या था? दूसरा है कहानी फैट का, दूसरा कहानी है फैट का, दूसरा कहानी है बेटा फैट का। हाँ, दूसरा कहानी है फैट का। अगर फैट टूटता है, दो चीजें बनती हैं, एक का नाम है ग्लिसरॉल, एक का नाम है फैटी एसिड। एक का नाम, फैट अगर टूटता है दो चीजें बनती है, एक का नाम, दूसरे का नाम। ग्लिसरॉल वाले भाई साहब कन्वर्ट होते हैं DHAP में, काय में? और एनसीईआरटी के हिसाब से जो फैटी एसिड होता है, फैटी एसिड, वो कन्वर्ट होता है एसिटिल कोए में। आखिरकार ये दोनों कहाँ पे आ गए? समझ में आया? जैसे ये समृद्धि महामार्ग है, तू वाशिम से आ, तू अमरावती से आ, आखिरकार तुझे कहाँ आना है? समझा क्या? लिख लो इससे। आखिर सबकी मंजिल एक है, ऐसे बोल रहे हैं।
रेस्पिरेटरी पाथवे। लिखने के बाद लर्न करो उसको कि कौन कहाँ जा रहा। प्रोटीन टूटा, कौन बना? वो कहाँ गया? आखिरकार क्रेब्स साइकिल में गया। फैट टूटा, कौन बना? ग्लिसरॉल कहाँ गया? और फैटी एसिड कहाँ गया? हो गया। ये था बेटा एम्फिबोलिक पाथवे। यही कुछ बातें एनसीईआरटी में लिखी है, पढ़ लेना इसको क्या बोला है तो, ठीक है। लास्ट टॉपिक ओपन का रेस्पिरेटरी क्वेश्चंस है क्या? आरक्यू है क्या? आरक्यू और वो एनसीईआरटी के डायग्राम पढ़ लो, कोई डाउट है क्या एक बार उसमें पूछ लेना। एनसीईआरटी के डायग्राम में पीले कलर में वो एम्फिबोलिक के ही पाथवे हैं, वही मैंने आपको शॉर्ट में लिख के दिया। हाँ हाँ, शुगर चलेगा ना, ग्लूकोज चलेगा उधर। मैंने आपको शॉर्ट में लिख के दिया, एनसीईआरटी के डायग्राम आप पढ़ लेना, वहां से लेबलिंग के लिए क्वेश्चन आएंगे एनसीईआरटी के डायग्राम से। ठीक है, चल मेरी बात सुन अभी। हेडलाइन है तुम्हारा आरक्यू, फुल फॉर्म क्या है? रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। ये रेशो है, रेशो है, सुन ले बेटा। आरक्यू क्या है? आरक्यू रेशो है, जिसमें, चल बात सुन मेरी, आरक्यू एक रेशो है, बात सुन। इसमें क्या है? वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज, दैट इज इवॉल्व, मतलब रिलीज, बाय वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम। तूने कितना O2 कंज्यूम किया और कितना O2 रिलीज किया, उसका ये हिसाब है, उसका ये हिसाब है। लिख लो पहले, वॉल्यूम ऑफ O2, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व बाय वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम, उसका ये हिसाब है। टेक्स्ट बुक देखो एक मिनट। पहले येलो कलर में लिखा है ना, ये टिक कर ले। व्हाट इज रेस्पिरेटरी क्वेश्चन? वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व बाय वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम। अब मेरी बात सुन, एग्जाम्पल लेते हैं अपन यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, शुगर का एग्जाम्पल लेते हैं, शुगर का। तुझे पता है शुगर, ध्यान दे बेटा,
C6H12O6 कौन है ये? ग्लूकोज। इसको तोड़ने के लिए कितने ऑक्सीजन? ध्यान दे बराबर, इसको तोड़ने के लिए कितने ऑक्सीजन? जब ये टूटा तो कितने CO2 बाहर निकले? प्लस एनर्जी। हमें लेन देन फिलहाल O2 CO2 से है। बेटा कितने O2 तुझे लगे? कितने CO2 बाहर निकले? कितने O2 लगे? कितने CO2 बाहर निकले? आपको नहीं लगता आरक्यू के हिसाब से क्या लिखा तूने? कितना CO2 इवॉल्व हुआ, कितना O2 लगा, तो बता फिर कितना CO2 बाहर निकला, कितना O2 लगा, तो रेशियो क्या बनेगा? तो आंसर क्या आएगा? तो शुगर का RQ1, शुगर का RQ, समझ में आया? लिख लो शुगर का RQ1। शुगर का RQ1। एनसीईआरटी में इसका एग्जाम्पल दिया है, देख लेना, येलो कलर में लिखा हुआ है। शुगर का RQ1 है ग्लूकोज का रिएक्शन में। हो गया बेटा लिखना? नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो। इफ, लिख बेटा, इफ O2 कंजम्पशन इज मोर, लिखो अंदर, if O2 consumption is more and CO2 evolve is less, if O2 consumption is more, O2 consumption is more and CO2 evolve is less, then RQ is always less than 1, less than 1। रिपीट कर, O2 बहुत लग रहा है, CO2 बहुत कम निकल रहा है, ऐसे केस में RQ जो होता है वो लेस देन 1 होता है। ये फॉर्मूला रट ले, याद रख इसको। O2 बहुत लग रहा है, CO2 कम निकल रहा है, ऐसे केस में RQ कितना होता है? लेस देन 1। उसका बेस्ट एग्जांपल तुम्हारे एनसीईआरटी में है, वो ट्राइपाल्मिटीन एक फैटी एसिड है, वो एक बार पढ़ ले, तुझे समझ में आ जाएगा। पहले ये लिखना हुआ क्या? ये लिखना हुआ क्या? हाँ, क्या बोला मैंने अभी? इफ O2 कंजम्पशन इज CO2 RQ, सुन ले सर, एक फैटी एसिड है, किताब में लिखा है सर ट्राइपाल्मिटीन, इसको कंज्यूम कितने, इसने कंज्यूम कितना किया O2? 145। बेटा इसने कितना O2 कंज्यूम किया, उसके हिसाब से कितने CO2 रिलीज हो गए? कितना कम हुआ रे, कितना कम हुआ? वाटर कितना होता है? वाटर होता है कि नहीं होता? होता है सर, 98H2 होता है सर। हमें वाटर से कोई लेन देन नहीं है, ना एनर्जी से है। बता फॉर्मूला के हिसाब से बता, RQ इज इक्वल टू क्या? CO2 बाय O2। बता CO2 कितना है? 102। O2 कितना है? तो आंसर कितना आएगा? 0.7, मतलब लेस देन 1 ना, लेस देन 1। क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पे O2 ज्यादा, CO2 कम, ऐसी होगा इधर। ठीक है, मैंने क्या बोला तो? हाँ, वो तो इक्वेशन दिया है वहां पे। 0.7 आएगा इसका। सर काय का है ये? फैट का है, फैट का।
और उसी तरह उसी के नीचे लिखा है प्रोटीन के बारे में, वो भी टिक कर ले। प्रोटीन, उसका आरक्यू होता है 0.9, 0.9 टिक कर ले। प्रोटीन का आरक्यू 0.9। प्रोटीन का आरक्यू 0.9। प्रोटीन का आरक्यू। तो यहाँ पे एक सिंपल से फॉर्म में याद रख, ग्लूकोज का आरक्यू 1, फैट का आरक्यू 0.7, प्रोटीन का आरक्यू, ये याद रख, ये वैल्यू याद रख। ग्लूकोज का, फैट का, प्रोटीन का, हाँ गुड। उसके बाद लिख OA, इसका मतलब ऑर्गेनिक एसिड, मोर देन 1, साइड में लिख ले। किसी ऑर्गेनिक एसिड का, सिट्रिक एसिड वगैरह, हाँ, ऑर्गेनिक एसिड का मोर देन 1। ऑर्गेनिक एसिड का मोर देन 1। ये लिखना हो गया क्या? हाँ, रिपीट कर। 1 किसका आरक्यू है? 0.7, 0.9। बताइए 0.7 0.9 क्यों आया? क्योंकि इनमें O2 ज़्यादा लगा, CO2 कम रिलीज हुआ। एक मेरी बात को सुन तू, फैटी एसिड को, फैटी एसिड मतलब फैट, इसको ब्रेक करने के लिए O2 बहुत लगता है, O2 बहुत लगता है, इसलिए फैट जल्दी डिजोल्व नहीं होता। मतलब जिस किसी को शरीर का फैट कम करना है तो उसको O2 खींचना पड़ेगा। शरीर का फैट कम करने के लिए, ओबेसिटी कम करने के लिए O2 की डिमांड ज़्यादा होती है। समझा मैंने क्या बोला? तो सवेरे जो रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो सवेरे का जो ऑक्सीजन है बड़े काम में आता है उनके। ऐसे फैट जल्दी ब्रेक नहीं होता, फैट जल्दी ब्रेक नहीं होता। हम जो रोज खाना खाते हैं ना, उसमें हमारी बॉडी मैक्स टू मैक्स कार्ब को ब्रेक करती है, कार्बोहाइड्रेट को। हम जो रोज खाना खाते हैं उसमें बॉडी काय को ब्रेक करती है? मैक्स टू मैक्स कार्बोहाइड्रेट। जब शरीर में कार्बोहाइड्रेट कम रहे तब फिर बॉडी फैट को ब्रेक करती है। जैसे किसी ने 6 दिन फास्ट किया या 1 दिन का फास्ट किया, उसने कार्ब नहीं कंज्यूम किया, तो बॉडी फिर फैट को ब्रेक करती है। फिर जब फैट भी ब्रेक हो जाए फिर वो प्रोटीन को ब्रेक करती है। मतलब शरीर का धीरे धीरे ऐसे पहले कार्ब खत्म हुआ, फिर फैट खत्म हुआ, फिर प्रोटीन खत्म हुआ। ये कब की बात है? जब वो पूरी तरह से 1 महीना फास्टिंग पे है, कुपोषण, भूख हड़ताल। पानी हड़ताल कभी नहीं होती बेटा, पानी हमें डेली चाहिए। बिना पानी का हम 1 दिन भी जिंदा नहीं रह सकते, मतलब पानी जरूरी है। हम 8 दिन 9 दिन भूखे रह सकते हैं, डिपेंड और कि तुम्हारे लीवर में कितना ग्लाइकोजन जमा है, बैंक बैलेंस की तरह, कितना फैट है, ऐसा। पता है तुम्हारा शरीर क्यों जमा रखता है इन चीज़ों को? जैसे हम पैसे जमा रखते हैं बैंक में, बैंक में पैसे जमा रखते हैं, ऐसे केस है अपने शरीर में। हमारा शरीर खाने को जमा रखता है, फैट के फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। क्यों रखता है? उसको पता है कभी अगर नौबत आए, खाना ना मिले, तो ये जमा हुई पूंजी काम में आएगी, है ना? ऐसा। ये क्लियर हुआ? तूने एक बात नोटिस किया होगा, जापानीज लोग और इंडियन लोग में हेल्दी कौन है? क्यों?
वो साइंटिफिकली खाना खाते हैं और हम मेहमान नवाजी निभाते हैं। वो साइंटिफिकली खाना खाते हैं और हम नींद आने तक खाना खाते हैं। ये फर्क है। वो कभी ऐसा नहीं खाना खाते जिससे नींद आए, जैसे आप फैट ज़्यादा खाइए, ऐसा नहीं। वो हेल्दी खाना खाते हैं, न्यूट्रिशियस, जो एक बैलेंस डाइट होता है, जो हमारे यहाँ सिर्फ जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको खिलाया जाता है, एक साइंटिफिकली खाना। तो इंडियन फूड इज़ द बेस्ट फूड अक्रॉस द वर्ल्ड। तुम कभी अगर यूरोप चले गए, तुम तरसोगे यहाँ का खाना खाने के लिए। खाना मिलता है नहीं इससे जैसा। और अपने यहाँ धीरे धीरे पैटर्न ऐसा बन गया कि हम उनको फॉलो करते हैं। उनके यहाँ रोटी बनती नहीं, इसलिए पिज्ज़ा बनता है। अपने यहाँ रोटी है तो भी हम पिज़्ज़ा खाते हैं। सब उधर का ट्रेंड है। हाँ, अपना अच्छा खाना छोड़ के हम उनको फॉलो कर रहे हैं। भाई उनकी मजबूरी है। अब मेरा भाई अब यहाँ पे गया था, यूके में गया था, इंग्लैंड में गया था, 3 महीने तरसा वो सूरज के लिए। वहाँ धूप ही नहीं आती, 3 महीने धूप ही नहीं आती। ऐसे हमेशा ऐसा एटमॉस्फेयर रहता है कि कोई सूरज है कि नहीं है, और अपने को धूप का इंपॉर्टेंस नहीं है। धूप जरूरी है, उनके यहाँ धूप नहीं है। जब धूप नहीं है तो पता है मौसम कैसे रहता है, ऐसा मूड स्विंग हो जाता है ऐसे, मतलब हाँ, क्लाउडी क्लाउडी। और दूसरा, बीमारियां फैलती है ऐसे केस में। ऐसी बातें हैं। खाने को कुछ चीज़ें इसलिए पता है क्या, वहाँ पे जो कंसेप्ट है ना कोट वाला, सूट बूट कोट, वहाँ से आया है वो। अपने यहाँ मंथ ऑफ मई में सूट बूट पहन के वो नाचता है। भाई वहाँ ठंड लगती है इसलिए वो कोट पहनते हैं। ब्लैक कोट क्यों पहनते हैं? ठंड लगती है वहाँ के, इसलिए ये होता है। अपने अपने यहाँ का कल्चर था धोती। क्या था? धोती। एक्चुअली अपने यहाँ कल्चर अलग अलग है, जम्मू कश्मीर से लेके तो केरल तक अलग अलग कल्चर है, लेकिन अपने यहाँ का एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अपने यहाँ कल्चर था। अलग ही चीज़ें हैं। रोटी छोड़ के हम पिज़्ज़ा के पीछे लग गए। ठीक है, टॉपिक पता नहीं कैसे आया ये। यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर खत्म हुआ बेटा। हाँ, मैं